द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में स्वागत है छात्रों, और मैं सागर पांडे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो पर्यावरण, भूगोल और करंट अफेयर्स तीनों से ताल्लुकात रखता है। वो टॉपिक हम लोगों का है बच्चों TMG। क्या है बच्चों? TMG। इसका पूरा नाम ट्रॉपिकल मोंटाने ग्रासलैंड। एक ऐसे घास की बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है और इसे हम ट्रॉपिकल मोंटाने ग्रासलैंड्स कहते हैं। अर्थात पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदान। पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय मोंटाने घास के मैदान, इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। पहली बात, ये ट्रॉपिकल मोंटाने ग्रासलैंड, इसको हम शॉर्टकट में TMG बोलेंगे। यह मुख्यतः कहां पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट पर। कहां पाया जाता है बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट पर। कैसा घास है ये? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा घास है ये? उष्णकटिबंधीय, गर्मी वाले क्षेत्रों में है। उष्णकटिबंधीय होगा क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत भूमध्य रेखा के करीब है। वो किस कटिबंध के आसपास है? उष्ण, ज्यादा टेम्परेचर रहता है, अधिक गर्मी होती है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में अधिक टेम्परेचर है, इसलिए जो वहां घास होगी वो क्या कहलाएगी? उष्णकटिबंधीय। कैसी घास बच्चों? उष्णकटिबंधीय। और इसे क्या नाम दिया गया? मोंटाने घास। कौन सा घास बच्चों? मोंटाने घास। किंतु इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, इस पर चर्चा बात करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में शोध में पता चला कि लगभग 44 वर्षों में, लगभग बच्चों कितने वर्षों में? 44 वर्षों में मोंटाने घास का मैदान का क्षेत्र में, मोंटाने घास के मैदान के क्षेत्र में 23% का ह्रास हुआ है। कितने प्रतिशत का बच्चों? 23%। लगभग 44 वर्षों में 23% घास में कमी आई है। अब कमी आने का तात्पर्य बच्चों, लगातार पर्यावरण प्रदूषण के कारण घास के मैदान में कमी आ रही है। फिर प्रश्न आता है कि यह घास 23% कम हो रहा है, इस घास के मैदान के कम होने का मतलब क्या है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मोंटाने घास का मैदान लगातार कम होगा तो इस घास क्या है बच्चों? हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि घास वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कहा जाता है, और सभी सजीव जीव उत्पादक पर ही आश्रित होते हैं। सभी पृथ्वी के सभी जीव किस पर आश्रित होते हैं बच्चों? उत्पादक। और उत्पादक ही, और ये घास क्या है? उत्पादक है। अगर ये घास ही नहीं रहेगा, अर्थात घास ही नहीं रहेगा, तो उस पर रहने वाले, डिपेंड करने वाले जीवों का लगातार ह्रास होता रहेगा, लगातार मरते रहेंगे, पर्यावरण की हानि होती रहेगी, इकोसिस्टम डैमेज होता रहेगा। इसलिए घास का रहना जरूरी है उन जीवों के लिए जो उन पर आश्रित हैं, जो उन पर बच्चों रहते हैं, जो उनको खाकर जीवित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर छोटे छोटे जीव घास को खाते हैं, छोटे छोटे जीव इस घास, जो छोटे छोटे घास का मैदान है मोंटाने, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, इस घास के मैदान में कई ऐसे जीव होंगे बच्चों जो इन घास के क्षेत्रों में निवास करते होंगे। अर्थात घास एक आवास का काम करता है। घास उन जीवों के लिए कौन सा क्या काम करेगा बच्चों? आवास का, रहने का काम करता है। कई ऐसे जीव होंगे जो इस घास को खाकर जीवित रहते होंगे, और कई ऐसे और बड़े जीव होंगे जो जीव इनको खाते हैं उनको खाकर जीवित रहते होंगे। और इस तरीके से एक इकोसिस्टम बन जाता है जिससे छोटे से लेकर बड़े जीव डिपेंडेंट रहे। अगर ये घास, मोंटाने घास ही खत्म कर दिया जाए तो छोटे जीव से लेकर बड़े जीव भी क्या होंगे बच्चों? प्रभावित होंगे। उनकी संख्या भी बच्चों क्या होगी? कम हो जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा।
अब कंडीशंस क्या है? 40 वर्षों में 23% ह्रास हुआ है। किस घास का बच्चों? मोंटाने घास। और मोंटाने घास है कहाँ? पश्चिमी घाट पे। और मोंटाने घास उष्णकटिबंधीय के शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मैदान, क्षेत्र घास का मैदान है, तो हम इसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। घास का मैदान का नाम क्या है बच्चों? मोंटाने घास का मैदान। हम बात करते हैं, पहला हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए ये 23% घटा क्यों? इसमें कमी कैसे आ रही है? ये क्यों कम हो रहा है? ये पहला प्रश्न है। और हम लोग बचपन से बच्चों 6, 7, 8, 9, 10 में विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि परागण होता है या बीज एक स्थान से दूसरे स्थान माध्यमों से पहुंचता है। पेड़ पौधों के बीज एक स्थान से दूसरे स्थान कई माध्यमों से, जैसे किसी स्थान पर अगर बीज है या पेड़ है तो उस पेड़ से बीज निकलकर हवाओं के माध्यम से कहीं दूर तक पहुंच जाता है और उस स्थान पर वहां पहुंचकर वर्षा, मिट्टी मिलकर, वहां की जलवायु मिलकर वो डेवलप करता है। तो एक माध्यम तो हो गया हवा के माध्यम से। दूसरा माध्यम बच्चों, चिड़िया, पशु पक्षी क्या करती हैं कि फलों को खाती हैं और कहीं जाकर दूसरे स्थान पर बैठती हैं, वृक्षों पर रहती हैं, कहीं बैठ जाती हैं और वहाँ मल के माध्यम से जब बीज निकलता है पक्षियों के, तो भी लगातार मिट्टी में मिलकर धीरे धीरे डेवलप करने लगता है। तो दूसरा पक्षियों के द्वारा भी होता है, हवा के द्वारा भी होता है, जीव जंतुओं के द्वारा भी होता है, जल के माध्यम से होता है। नदियाँ किसी बाग बगीचे से गुजर रही होती हैं, राष्ट्रीय उद्यान से गुजर रही होती हैं, वहाँ के वृक्षों के पुष्प या बीज नदियों में गिरते हैं, किसी कारणवश वो बीज कहीं दूर जाकर स्थलीय मिट्टी में मिल जाता है और धीरे धीरे नए वृक्ष के रूप में बढ़ जाता है। तो परागण कई प्रकार से होता है, बीज एक स्थान से दूसरे स्थान कई तरीके से पहुंचते हैं। तो मोंटाने घास के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल है बच्चों। देखते हैं मोंटाने घास कम क्यों हो रहा है। याद रखिएगा, कोई भी जीव, कोई भी प्रजाति का ह्रास निम्न कारणों से होता है, निम्न तरीकों से होता है। कैसे? अगर किसी भी जीव को खत्म किया जाना हो, उसकी कमी किया जाना हो, तो किस तरीके से उसकी कमी सबसे पहले हो सकती है बच्चों? उसका आवास खत्म कर दिया जाए। अगर किसी भी जीव प्रजाति का आवास खत्म किया जाए तो धीरे धीरे वो जीव क्या होने लगे बच्चों? विलुप्त होने लगेगा। क्या होने लगेगा? विलुप्त होने लगेगा। तो सबसे पहला आवास खत्म कर दिया जाए। किसी जीव का आवास अगर खत्म होता है तो वो घास स्वयं खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, विदेशी प्रजातियों का आगमन कर दिया जाए, आवास में कमी आए। अगर आवास ही नहीं रहेगा बच्चों तो क्या कोई भी जीव जिंदा रह पाएगा? नहीं, लगातार उसमें कमी आती रहेगी और वो विलुप्त होने लगेगा। दूसरा, विदेशी प्रजातियों का विदेशी प्रजातियों का आगमन, विदेशी प्रजातियों के आगमन के कारण भी बच्चों, विदेशी प्रजातियों के आगमन के कारण भी किसी भी जीव और वनस्पति का ह्रास होने लगता है। जैसे आपके सामने है क्या, अब देसी चीजें नहीं रह गई, देसी चीजों में बहुत ह्रास हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब हाइब्रिड अर्थात विदेशी चीजों ने क्या किया? देसी चीजों को खत्म कर दिया, उसका अस्तित्व ही कम हो गया। क्योंकि विदेशियों के आगमन से, विदेशी प्रजातियों के आगमन से देसी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। हाइब्रिड के आने से कई प्रकार के देसी पेड़ पौधे खत्म होने लगे। अब सब कैसे पेड़ पौधे बच्चों दिखते हैं? हाइब्रिड अर्थात विदेशी। आवास खत्म होने पर उस जीव का अस्तित्व कम होने लगता है, इस तरीके से। लेकिन प्रश्न है कि मोंटाने घास 23% कम कैसे हुआ या लगातार कम कैसे हो रहा है, इस पर चर्चा करते हैं बच्चों। ये प्रायद्वीपीय भारत, ये बच्चों क्या प्रायद्वीपीय भारत है और ये प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट बच्चों? पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट। लेकिन प्रश्न है कि मोंटाने घास अगर विदेशियों प्रजातियों के आगमन से कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो कैसे? इस पे बात करते हैं बच्चों। इस ऐसे क्योंकि
प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, नीलगिरी के पहाड़ी के आसपास क्षेत्रों में यूकेलिप्टस बहुत तेजी से विकास कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि यूकेलिप्टस को आतंकवादी घोषित किया गया है। पेड़ पौधों का आतंकवादी किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। कीकर का वृक्ष बहुत तेजी से विकास कर रहा है, ये कटीला वृक्ष है। कीकर का वृक्ष बच्चों, यूकेलिप्टस का वृक्ष बच्चों, और साथ साथ पाइन्स भी वृक्ष होता है। पाइन्स, कीकर और यूकेलिप्टस, कीकर और पाइन्स, ये वृक्ष लगातार पश्चिमी घाट नीलगिरी क्षेत्र के आसपास लगातार तेजी से विकास कर रहे हैं। और ये सब वृक्ष जिस जगहों पर तेजी से विकास करते हैं वहां छोटे घास और पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यूकेलिप्टस जहां जहां यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है उस स्थान पर, उस बाग में, यूकेलिप्टस के क्षेत्र में नीचे जल्दी घास नहीं उग पाता, छोटे पेड़ पौधे नहीं उग पाते। क्यों? क्योंकि धरातल की तेजी से ये जल को अवशोषित कर लेता है। ऊपरी परत में जल कम होने लगता है, जिससे सूख जाते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो लगातार, लेकिन प्रश्न है कि यूकेलिप्टस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कैसे तेज विकास कर रहा है। हम जानते हैं बच्चों कि संसार में सबसे ज्यादा यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पाया था बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में। और जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून अर्थात ऑस्ट्रेलिया से उत्तरी गोलार्ध की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब मानसून का आगमन होता है तो ऑस्ट्रेलिया से क्षेत्र से हवाओं के माध्यम से बीज आते रहते हैं साथ साथ। जब बीज दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ भूमध्य रेखा को पार करके जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल के क्षेत्र में टकराता है पश्चिमी घाट से, तो वर्षा बहुत तीव्र होता है। पश्चिम घाट में वर्षा तीव्र, सबसे पहले वर्षा या मानसून कहां आता बच्चों? केरल में। पश्चिमी घाट से टकराता है दक्षिण पश्चिम मानसून, और इन पहाड़ियों के ऊंचे होने के कारण ही जब मानसून टकराता है, यहाँ बादल जब टकराता वर्षा, तो यहाँ 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है तीव्र। यहाँ कैसे वृक्ष होंगे? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बच्चों है ही है, साथ साथ सदाबहार वृक्ष होंगे। अधिक वर्षा और गर्मी, इसलिए कैसे वृक्ष होंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष। तेजी से वर्षा के कारण क्या होता है कि जो यूकेलिप्टस और अन्य के बीज आते हैं वायु के माध्यम से, जलवायु या मानसून के माध्यम से, तो कुछ वर्षा के साथ पहाड़ के ढाल से बहकर महासागरों में, नदियों में चले जाते हैं, लेकिन कुछ मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और धीरे धीरे उनका विकास हो रहा है। और विकास होते कंडीशंस क्या है कि विकास होते होते वो तेजी से उनकी संख्या ज्यादा हो रही है। अर्थात अगर यूकेलिप्टस, कीकर और पाइन्स, इन सब वृक्षों की अगर संख्या अधिक होती गई तो यहां पर घास का अस्तित्व कम होने लगेगा, घास सूखने लगेगी। तेजी से घास सूख रहे हैं, इसका प्रभाव बच्चों क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ऐसा होगा, पहली बात, पश्चिमी घाट में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और अगर उसके साथ साथ हम मोंटाने घास, उष्णकटिबंधीय बच्चों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत में केरल और पश्चिमी घाट के आसपास क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के साथ साथ अगर हम मोंटाने घास को भी शामिल कर लें, किसको शामिल कर लें? मोंटाने घास को, तो इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे वनस्पति क्षेत्र को सोला के नाम से आता है। किसके नाम से बच्चों? सोला। तो प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय भारत में केरल आसपास क्षेत्रों में, कर्नाटक क्षेत्रों में जो वनस्पतियां, उनको स्थानीय नाम से क्या कहा जाता है? तो हम क्या पुकारते हैं बच्चों? सोला कहा जाता है। और सोला में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे और मोंटाने घास, दोनों सम्मिलित होते हैं, और इस सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सोला कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि अगर ये कम हो रहा है तो इसका प्रभाव क्या है? जब घास लगातार सूख रही है, 23% कम हो रही है, तो ये घास पालनी की पहाड़ी, प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत नीलगिरी के पास पालनी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी के क्षेत्रों में लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है।
मोंटाने घास इन पहाड़ियों के लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये चोटियों के ऊपर पूरी बिछी हुई होती है, फैली हुई होती है चादर जैसे। अगर इन चोटियों के ऊपरी सिरे से ये घास मोंटाने कम होने लगे, सूखने लगे, तो जब वर्षा ऋतु पुनः तेजी से आता है तो तेजी से बारिश होने के बाद लगातार पानी के साथ बह जाता है, और बहने के बाद घास क्षेत्र ऊपरी चोटियों के आसपास क्षेत्रों में नहीं है, कम हो रही है, घास नहीं है। और हम लोग अच्छे भली भांति से परिचित हैं कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए घास और वृक्ष सर्वाधिक सहयोग करते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए घास सबसे महत्वपूर्ण और वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जड़ें घास की मिट्टियों को बांधकर जकड़े रहती है, मृदा अपरदन को रोके रहती है। किंतु जैसे जैसे मोंटाने घास पहाड़ियों के ऊपरी सिरों से कम होता जाएगा, सूख जाएगा, खत्म होता जाएगा और वर्षा होगी तेजी से, तो पहाड़ियों के ढाल से तेजी से इतनी तीव्र वर्षा 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा जैसे होगी तीव्र, तो पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों में घास ना होने से मृदा अपरदन तेजी से होगा, और तेजी से होने के कारण ढलान के साथ, पानी के साथ वो मृदा तेजी से नीचे की तरफ आएगा और नदियों में गाद की मात्रा बढ़ जाएगी। और हम पिछले 2 वर्ष पहले की चर्चा करें, 3 वर्ष, तो सन 2018 केरल नदियों के में गाद अधिक होने से त्रासदी से हम परिचित हैं। सब जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के केरल वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कितनी बड़ी त्रासदी नदियों में गाद भरने के कारण है। धीरे धीरे क्रम ऐसे बढ़ता जाएगा अगर ऐसे इन घास वनों को नहीं बचाया जा सकेगा। पर्यावरण को अगर क्षति ऐसे पहुंचती रहेगी तो उसका मानवीय मानव पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़े बच्चों, तो गौर करिएगा, 1500 मीटर की ऊंचाई पर घास कम होती जाएगी, वर्षा अधिक होती जाएगी, घास नहीं होंगे, तो लगातार इतनी ऊंचाई पर अधिक वर्षा से वो टूट टूट कर मिट्टी बहने लगेगी। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ये प्रभाव पड़ेगा पठारी और पहाड़ी क्षेत्र नीचे होने लगेंगे, उनकी ऊंचाई कम होने लगेगी बच्चों, जिसका दूरगामी प्रभाव ये होगा कि मानसून को रोकने में भी अगर इन पहाड़ियों की ऊंचाई कम होती जाएगी तो धीरे धीरे पश्चिमी घाट की तरफ वर्षा की मात्रा भी कम हो जाएगी। प्रश्न ये बनता है कि पहाड़ियों की ऊंचाई कम होने से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अगर पर्वत ना होते, पठार ऊंचे ना होते तो उन क्षेत्रों में वर्षा ना होती, क्योंकि मानसून को रोकने में कौन सहायक है? पर्वत और पठार। अगर कल्पना किया जाए कि अगर हम पूरे भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पठारों को छीलकर बराबर कर दें, समतल कर दें, तो क्या होगा? तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मानसून वाले बादल को रोकने के लिए कोई नहीं कारक है उसे कोई रोक सके। अगर बादल को मानसून को रोक रहा है तो पश्चिमी घाट है। कौन सा बच्चों? पश्चिमी घाट है, जिसकी वजह से अच्छी वर्षा हो पाती है। और वही काम हमारा उत्तर भारत की तरफ अगर बढ़ते हैं, सबसे उत्तर में हिमालय खड़ा है, ये भी भारतीय मानसून से वर्षा कराने में सहायक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो लगातार मोंटाने घास के क्षरण से, कम होने से, ह्रास से इन पहाड़ियों की धीरे धीरे लंबे समय में ऊंचाइयां कम हो जाएंगी, धीरे धीरे वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी और फिर कहलाएगा जलवायु परिवर्तन, सूखा कहलाएगा और त्रासदी का कारण बनेगा। शेष आगे बच्चों, तो मोंटाने घास का अपना महत्व है। मोंटाने घास कैसा बच्चों? उष्णकटिबंधीय घास है। विदेशी प्रजातियों यूकेलिप्टस, कीकर और पाइन्स, इन सब वृक्षों के अधिक उगने के कारण लगातार ये सूख रहा है, कम हो रहा है, जिस पर मानवीय जीवों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। हम बात करेंगे बच्चों पश्चिमी घाट के थोड़ा विषय में चर्चा कर लिया जाए कि पश्चिमी घाट क्या है। भारत में पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों बच्चों? 6 राज्यों में। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों में विस्तृत है। 6 राज्यों बात किया जाए बच्चों, तो पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर, उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर, गुजरात में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। कहां तक है बच्चों? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कहां तक विस्तृत है? कन्याकुमारी तक। कितने राज्यों में विस्तृत है बच्चों? 6 राज्यों में। पहला राज्य आपका बच्चों गुजरात। गुजरात हो गया। कौन सा राज्य हो गया बच्चों? गुजरात। गुजरात के बाद अगर हम बात करें
तो महाराष्ट्र। गुजरात के बाद कौन सा राज्य होगा बच्चों? महाराष्ट्र। तो गुजरात में भी पश्चिमी घाट का भाग है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद तीसरा बच्चों क्या होगा? गोवा होगा। चौथा क्या होगा बच्चों? कर्नाटक होगा। और कर्नाटक के बाद पांचवा क्या होगा बच्चों? केरल होगा। और केरल के बाद बच्चों क्या होगा? छठवां तमिलनाडु। कौन सा राज्य बच्चों? तमिलनाडु। तो भारत में पश्चिमी घाट कितने राज्यों में विस्तृत है? तो सीधा आंसर कहेंगे बच्चों कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में पश्चिमी घाट विस्तृत है। और पूछता है कहां से कहां विस्तृत है? तो ताप्ती नदी से लेकर बच्चों कहां तक? कन्याकुमारी तक। कितने राज्यों में? 6। क्रमवार गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल और फिर बच्चों क्या? तमिलनाडु। आगे बच्चों पुनः चर्चा करते हैं कि पश्चिमी घाट दक्षिणी पश्चिम मानसून से भारी वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी घाट किस मानसून से वर्षा प्राप्त करेगा? दक्षिणी पश्चिम मानसून से। किस मानसून से बच्चों? दक्षिणी पश्चिम मानसून से। इसलिए यह भारत के वर्षा प्रचुर क्षेत्रों में से एक है और अधिक वर्षा होने के कारण, गर्मी का क्षेत्र होने के कारण यहां पर वनस्पतियों जीव जंतुओं की संख्या भी अधिक है। इसलिए जैव विविधता से पश्चिमी घाट बच्चों किससे? जैव विविधता से प्रचुर परिपूर्ण है, जैव विविधता से परिपूर्ण है। तो अगर कहा जाए कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर? पश्चिमी घाट। और यही सेम सिचुएशन जैव विविधता के क्षेत्र से पूर्वोत्तर भारत, कौन सा भारत? पूर्वोत्तर भारत भी संपन्न है, वहां भी बहुत अधिक पेड़ पौधे हैं। से पुनः आगे बढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट में क्या पाया जाता है? जैव विविधता। क्योंकि यहां भारत में इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, मानसून आता है, ऊंचे पर्वत है जिससे टकराकर तेजी से वर्षा होती है, इसलिए जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। भारत के प्रायद्वीप की जलवायु को पश्चिमी घाट बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा। प्रायद्वीपीय, गौर करिएगा बच्चों, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। प्रश्न पूछता है कभी कभी कि पूर्वी घाट ऊंचा है कि पश्चिमी घाट, तो आंसर क्या आता है? पश्चिमी घाट। और इसी ऊंचाई अधिक होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण इधर से पश्चिमी घाट से नदियां किधर की तरफ बहती हैं? पूर्वी घाट की तरफ, क्योंकि पूर्वी घाट कम ऊंचा है और पश्चिमी घाट ऊंचा है। इस प्रकार पश्चिमी घाट एक जल विभाजक का भी कार्य करता है। क्या करता है बच्चों? जल विभाजक। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है कि पश्चिमी घाट नदियों के अपवाद क्षेत्र में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल विभाजक रूप में। पश्चिमी घाट से नदियां निकलकर अधिकतर पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं। और ऐसी नदियां मुख्यतः किस पर आधारित होती हैं? वर्षा आधारित होती हैं। कैसा आधारित होती हैं? वर्षा आधारित होती हैं। तो पश्चिमी घाट किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? जैव विविधता के लिए। और पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि। हमें आशा है छात्रों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।